बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से मैं रामकृष्ण शर्मा। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में ये बायसिंग सर्किट का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक बीजेटी की सहायता से एम्पलीफायर डिजाइन करना सीखा था हमने। उसमें डीसी बायसिंग की क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या नीड्स थी, उसकी बात हमने की थी। और अगर बायसिंग करेंगे तो किस तरह से बायसिंग करेंगे या क्या स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया है, इस पर भी डिस्कशन हुआ था। आज उन्हीं सारे क्राइटेरिया को हम अलग अलग बायसिंग सर्किट पर टेस्ट भी करेंगे, है ना। तो इस पर अब देखने का प्रयास करते हैं। डीसी बायसिंग टेक्निक्स इन बीजेटी, फिक्स्ड बायस सर्किट, इमीटर बायस सर्किट, कलेक्टर टू बेस फीडबैक बायस सर्किट, वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट। इन 4 बायसिंग सर्किट जो आपके एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, है ना। AKTU के सिलेबस में बायसिंग सर्किट तो है नहीं अभी, लेकिन और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के फर्स्ट ईयर में या इन सब यूनिवर्सिटीज़ के सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में ऑनवर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए ये जो आपका बायसिंग सर्किट टेक्निक्स हैं ये काफ़ी पूछी जाती हैं। और इसके बाद जितने तरह के एम्पलीफायर्स हैं उन सब जो इस पर बेस्ड होते हैं, लाइक क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी, क्लास सी, और आपका पुश पुल एम्पलीफायर्स हो गए। फिर इसके अलावा कैस्केड, कैस्कोड, ये सारे की बात हम लोग आगे करते हैं। फिर यही बीजेटी की सहायता से ही हम एक बड़े लेवल पर ढेर सारे बीजेटीज को मिलाकर हम एक तरह का एम्पलीफायर सर्किट डिजाइन करते हैं, जिसको हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलते हैं, जो कि इसी की सहायता से बाद में डिजाइन होता है। तो आज हम लोग बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में डीसी बायसिंग टेक्निक्स की बात करेंगे। अच्छा, तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा था उसमें ये था कि भाई जो बायसिंग की नीड है वो क्या है। एक तो हमारा जो इनपुट वोल्टेज है वो कट इन वोल्टेज को एक्सीड कर जाए, जो ट्रांजिस्टर का कट इन वोल्टेज है ना, ताकि पूरा का दोनों ही साइकिल, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही साइकिल कट इन वोल्टेज के ऊपर है, मतलब पॉजिटिव करंट दोनों साइकिल के लिए मिले, तभी तो कोई पार्ट क्लिप नहीं होगा। दूसरा, जो हमारा बीजेटी है वो एक्टिव रीजन में काम करता रहे, और हम लोगों ने ये भी एनालाइज किया था कि एक्टिव रीजन के मिड में लाई करे। ये 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी। अगर ऐसा नहीं होगा तो IB की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो सिग्नल की उस पोर्शन के लिए जिसके लिए IB की वैल्यू 0 होगी, IC भी 0 हो जाएगा, और उतने पोर्शन के लिए कांस्टेंट आउटपुट मिलेगा। प्रॉपर आपका सिग्नल ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा एंड सिग्नल विल बी डिस्टार्टेड। एक और चीज़ है यहाँ पर, स्टेबिलिटी फैक्टर की बात थी कि भाई कोई भी बायसिंग सर्किट कब अच्छा होगा, जब उसके स्टेबिलिटी फैक्टर 1 के क्लोज हो। आइडियल केस में स्टेबिलिटी फैक्टर शुड बी 1, और उससे हम लोगों ने क्राइटेरिया डिराइव किया था DIB/DIC इज इक्वल टू -1। लेकिन अगर अच्छे हम बायसिंग सर्किट की बात करें तो हम कहते हैं कि S की वैल्यू करीब करीब 10 या 10 से कम हो तो ये तो बहुत अच्छा। और ये भी कहते हैं कि S की वैल्यू अगर 10 से लेकर 25 तक, है ना, तो ये मॉडरेटली स्टेबल है, काफ़ी ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे लेकिन ठीक है। लेकिन 25 के नीचे है तो आप इसको कह लीजिए कि अब ये ना बहुत अच्छा स्टेबल बायसिंग सर्किट नहीं है। 4 तरह की बायसिंग सर्किट के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिक्स्ड बायस सर्किट, इमीटर बायस सर्किट, कलेक्टर टू बेस फीडबैक बायस सर्किट। अच्छा देखो, कलेक्टर टू बेस फीडबैक बायस सर्किट को कलेक्टर फीडबैक बायस सर्किट बोलते हैं या केवल फीडबैक बायस सर्किट बोलते हैं ना, इस नाम से भी जानते हैं। ऐसे इमीटर बायस सर्किट को इमीटर रजिस्टर बायस सर्किट के नाम से भी जानते हैं। और चौथा है पोटेंशियल डिवाइडर बायस सर्किट या पोटेंशियल वोल्टेज, है ना, डिवाइडर बायस सर्किट या सेल्फ बायस सर्किट, इस नाम से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सो वी विल रिमेंबर अबाउट दिस सेल्फ बायस सर्किट इन बीजेटी, दैट इज पोटेंशियल डिवाइडर और वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट। ओके, पहली बायसिंग सर्किट हमारी है फिक्स्ड बायस सर्किट। फिक्स्ड बायस सर्किट में क्या है, देखो बेस को एक वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे पोटेंशियल, ये पोटेंशियल VCC भी अप्लाई कर सकते हैं, आप अलग से भी पोटेंशियल, मान लीजिए हम यहाँ से लगा देते और यहाँ पर कोई वोल्टेज हम VBB लगा देते हैं ना, वैसे यहाँ से हम VCC एक पोटेंशियल हम यूज ही कर रहे हैं, उसी को हम कलेक्टर पर भी कनेक्ट कर दें और बेस पर भी कनेक्ट कर दें तो ये 2 बैटरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इतना तो एकदम क्लियर हमको समझ में आ रहा है कि हम ना एक सिंगल बैटरी से भी काम चला सकते हैं। ओके, अब देखिए, अगर मैं इमीटर को बायस न करूं, इमीटर पर कोई रजिस्टर नहीं लगा है, ध्यान से देख पा रहे हैं हम लोग, है ना, NPN ट्रांजिस्टर है, कलेक्टर पर पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया, यहाँ पर रजिस्टर लगाया, और दूसरे एंड पर बेस पर आपने RB लगाया, उसको भी पोटेंशियल VCC ही अप्लाई किया है। मान लीजिए इसके बीटा की वैल्यू
ये इसके कोई वैल्यू, ट्रांजिस्टर का कोई बीटा वैल्यू है, या बीटा को HFE भी बोलते हैं, आप HFE के नाम से याद कर लीजिए। जब हम H पैरामीटर का लेक्चर आपके सामने रखेंगे तो वहाँ पर हम HFE और बीटा के बीच का रिलेशन को ज़्यादा क्लियरली डिफाइन करेंगे, है ना। अभी H पैरामीटर हम आपसे डिस्कस नहीं कर पाए हैं, बट आपके एग्जाम में HFE अगर देता है सर्किट के लिए तो वो बीटा की वैल्यू है, ये हमेशा याद रखेंगे। चलिए, तो फिक्स्ड बायस सर्किट ये है हमारा, है ना, कोई इमीटर में बायसिंग नहीं, और जो आपका पोटेंशियल है ना, वो बेस के लिए अलग है और कलेक्टर के लिए अलग है, वो दोनों कॉमन भी हो सकता है, रजिस्टर के थ्रू आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब हम KVL अप्लाई करें तो ये सर्किट याद रखें, है ना, यही फिक्स्ड बायस है। अप्लाइंग KVL एट इनपुट पोर्ट, हमें पहचानना पड़ेगा इनपुट कौन सा आउटपुट कौन सा, वी नो, है ना। अगर हम कॉमन इमीटर की बात करें तो कॉमन इमीटर में इनपुट पोर्ट कौन सा था, बताओ, बेस इमीटर। आउटपुट पोर्ट कौन सा था, कलेक्टर इमीटर, है ना। तो ये हमारा, ये जो करंट ऐसे फ्लो हो रही है इनपुट साइड से, ये पाथ हमारा इनपुट पोर्ट हुआ, है ना, है कि नहीं है। और ये जो यहाँ से करंट फ्लो हो रही है आउटपुट साइड में VCE के लिए, ये जो हमारा है, ये हमारा आउटपुट पोर्ट है। क्लियर है कि नहीं, एकदम बढ़िया, है ना। तो हम इनपुट पोर्ट ये है हमारा और आउटपुट पोर्ट हमारा। तो बेस इमीटर जो हमारा सर्किट है, पोटेंशियल से लेकर ग्राउंड तक जहां से बेस इमीटर आपका पास हो रहा है, ये पूरा सर्किट मिलाकर इनपुट सर्किट, और कलेक्टर इमीटर को मिलाते हुए, है ना, पोटेंशियल से लेकर ग्राउंड तक का जो सर्किट है वो हमारा क्या है, ओपन आउटपुट सर्किट है। इनपुट सर्किट की अगर हम बात करें तो यहाँ से हम KVL अप्लाई कर सकते हैं, तो VCC, आगे चलेंगे, करंट ऐसे फ्लो हो रही है IB, है ना, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये प्लस हुआ और ये माइनस हुआ, तो VCC माइनस IB RB माइनस VBE इक्वल टू 0। तो VCC माइनस IB RB माइनस VBE इक्वल टू 0। तो IB की वैल्यू क्या हो जाएगी, VCC माइनस VBE डिवाइडेड बाई RB, ऐसा मिलेगा। क्यों लिखा है, क्योंकि यही Q पॉइंट है, इसी पॉइंट पर तो ऑपरेट हो रहा है, IB की इसी वैल्यू के लिए इसमें ऑपरेशन इसमें चल रहा है ना, क्लियर है। तो इसीलिए इसको Q लिखा, Q पॉइंट है ये। अच्छा, IC मतलब ICQ, है ना। तो हम लोगों ने Q पॉइंट ऐसे बनाया था, मैं एक बार याद दिला दे रहा हूँ। ये जो पॉइंट्स थे हमारे, ये Q पॉइंट्स हुआ करते थे। ये जो Q इस समय मान लीजिए यहाँ पर ऑपरेट कर रहा है, तो IB की कुछ फिक्स वैल्यू होगी और उसके लिए IC और VCE की भी फिक्स वैल्यूज होंगी, है ना। वही जो वैल्यूज हम कैलकुलेट करें, दैट इज IB, IC, VCE, लेकिन हम वहां पर Q लगा देते हैं, तो ये हो जाता है कि भाई इस समय वो इस Q पॉइंट पर, मतलब इस ऑपरेटिंग पॉइंट पर ये वर्क कर रहा है। तो IB की वैल्यू आ गई, तो बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो IC की वैल्यू भी तो आ जाएगी। IB में हमने बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, सो विल गेट IC। क्लियर है ना। तो सीक्वेंस क्या है, पहले इनपुट पोर्ट में KVL अप्लाई करेंगे और उससे IB निकालेंगे, क्योंकि IB तो इनपुट पोर्ट में ही मिलेगा, आउटपुट में तो IC फ्लो होता है। तो इनपुट पोर्ट में KVL अप्लाई करके पहले IB निकालेंगे, IB को बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आउटपुट करंट IC निकल जाएगा। ओके है, क्लियर है। तो अब हमें IC पता चल गया ना, तो आउटपुट साइड में देखो VCC नोन है, IC पता चल गया, RC नोन है, तो केवल VCE तो अननोन है, तो इसको निकाल सकते हैं कि नहीं KVL अप्लाई करके, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अप्लाइंग KVL एट आउटपुट साइड, VCC माइनस ICRC माइनस VCE इक्वल टू 0। तो VCE की वैल्यू क्या हो गई, VCC माइनस ICRC। तो निकल गया कि नहीं Q पॉइंट, IC भी निकल गया और VCE भी निकल गया। क्लियर है कि नहीं। इसके अलावा बाकी जो वोल्टेजेस है उनको भी ध्यान से देख लेते हैं। ये इमीटर टर्मिनल है, तो यहाँ का वोल्टेज होगा VE और VE की वैल्यू 0 है ना। तो VE की वैल्यू 0 होगी। तो अब आप बताओ, पहला आप VC की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो VC की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं आप बताओ। VCE हमारा होता है इक्वल टू VC माइनस VE, है ना, ये होगा। VE तो 0 हो गया, तो VC की वैल्यू VCE के बराबर होगी कि नहीं होगी, होगी। तो VC की वैल्यू VCE के बराबर। क्लियर है कि नहीं, यस, वेरी क्लियर। ऐसे ही VB की वैल्यू VBE के बराबर होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, है ना। तो ये हमारे इस पॉइंट पर VB है हमारा, ये निकल गया, इस पॉइंट पर VC है, ये निकल गया। अब कभी कभी क्वेश्चन में VCB पूछ लिया, तब क्या करेंगे, VCB इज इक्वल टू VC माइनस VB, VC यहाँ निकाला है, VB यहाँ निकाला है, तो ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। एक तरीका, एक चीज तो हमारी ये होगी। दूसरा हमारा क्या इसमें कैलकुलेट किया जाता है, स्टेबिलिटी फैक्टर। वी वांट टू नो कि ये कितना स्टेबल है ये सर्किट, है ना, तो उसके लिए हम जानने का प्रयास करें। तो स्टेबिलिटी फैक्टर को अगर हम देखें तो हम इनपुट पोर्ट में जो KVL अप्लाई करते हैं वहीं से हमको IB की वैल्यू मिलेगी। और स्टेबिलिटी फैक्टर का इक्वेशन क्या कहता है, आप जरा बताओ, कि हमें DIB अपन DIC चाहिए, मतलब इनपुट में जो IB हमको मिलेगी
उसको आईसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे उसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो पहले इनपुट पोर्ट का केवीएल तो जरा लगाए, तो VCC माइनस IBRB माइनस VBE इक्वल टू 0। अब आईसी के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो 0 यहाँ हो गया। VCC कांस्टेंट है, उसका डिफ्रेंशिएशन 0, VBE भी कांस्टेंट है, उसका भी डिफ्रेंशिएशन 0, बचा क्या RB DIB अपन DIC इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 है और इधर तो कोई सारे मल्टीप्लाइंग फैक्टर हैं, तो DIB अपन DIC की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, ये फार्मूला है हमारे पास 1 प्लस बीटा अपन 1 माइनस बीटा DIB अपन DIC। क्लियर है कि नहीं? देखो 1 प्लस बीटा अपान ना 1 माइनस बीटा DIB अपन DIC। DIB अपन DIC की वैल्यू 0 है, पुट कर दीजिए तो क्या बचा यहाँ पर, ये नीचे डिनोमिनेटर में केवल 1 बचा, न्यूमरेटर में 1 प्लस बीटा। सो S इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस बीटा, है ना। अब बीटा की वैल्यू आपको पता है 100 या उसके आसपास की वैल्यू कम से कम होती है। अच्छे ट्रांजिस्टर्स के लिए बीटा की वैल्यू 500 के आसपास होती है ना। तो मान लीजिए 100 ही हो, तो S की वैल्यू कितनी हो गई, करीब करीब 100 हो गई कि नहीं हो गई। और हम क्या बात कर रहे थे, S की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 25 है तो अच्छा स्टेबिलिटी तो है नहीं, यहाँ तो स्टेबिलिटी बहुत ही पुअर होगी, बिकॉज S इज वेरी लार्ज। हम S की वैल्यू 1 चाह रहे थे और हमें S की वैल्यू 1 से बहुत 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 ज्यादा मिल रही। सो सर्किट इज लीस्ट थर्मली स्टेबल। करेक्ट है कि नहीं? एकदम समझ में आ रहा है। क्या क्या बात हुई, हम लोग फिक्स्ड बायस सर्किट करेंगे, तो फिक्स्ड बायस सर्किट में पहले इनपुट पोर्ट में KVL अप्लाई करेंगे, वहां से IB निकाला, किसी भी सर्किट में, केवल फिक्स्ड में नहीं, कहीं भी। फिर अब बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, IC निकल गया। फिर आउटपुट पोर्ट में KVL अप्लाई करके VCE निकाल लिया, क्योंकि IC पता है, और VE 0 है, उसकी सहायता से आप VC VE VBC है ना, ये सारी चीजें हमने कैलकुलेट कर लिया। और दूसरा इनपुट पोर्ट में KVL अप्लाई करके हमने स्टेबिलिटी फैक्टर कैलकुलेट किया, S की वैल्यू 1 प्लस बीटा मिली है। एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं इसमें, है ना। तो कह रहे हैं कि प्लॉट द DC लोड लाइन फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर, दिस इज द सर्किट, कैलकुलेट IB IC VCE एंड S मतलब स्टेबिलिटी फैक्टर। क्लियर है ना? यस। चलो शुरू करते हैं। VCC आपका 12 वोल्ट है, RB 120 किलो ओम है, RC 2 किलो ओम है, बीटा 49 है, ये देखो ऊपर दिया हुआ है। तो यहाँ सारा चीज हमने लिख लिया। इसके अलावा ट्रांजिस्टर में VBE की वैल्यू 0.7 वोल्ट, क्योंकि ट्रांजिस्टर्स आपके सिलिकॉन के ही बने होंगे, है ना। अच्छा, अब हमको क्या निकालना है, IB निकालना है। तो IB हमारा क्या है, देखो फार्मूला भी किया था हम लोगों ने, VCC माइनस VBE अपन RB। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पर आप कर लीजिए, IB इज इक्वल टू VCC माइनस VBE अपन RB। VCC 12, VBE 0.7 डिवाइडेड बाई RB 120 किलो ओम में, तो आंसर मिली एम्पियर में आएगा। सो विल गेट दिस मिली एम्पियर। ये इसको माइक्रो एम्पियर में लिखे तो 94.17 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? यस। बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, बीटा इज 49 से मल्टीप्लाई करिए IB में मिली एम्पियर वाली वैल्यू में, तो मल्टीप्लाई किए तो 4.614 मिली एम्पियर आ गया ICQ की वैल्यू। फिर IC की वैल्यू ये मिल गई, तो VCE निकालना है, तो आउटपुट पोर्ट में KVL अप्लाई करो। VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC। क्लियर है ना? तो VCC माइनस ICRC, VCC 12 है, ICRC क्या होगा, IC है 4.614, RC की वैल्यू 2 किलो, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो VCE सॉल्व करने पे आ गया 3.672 वोल्ट। क्लियर है? ये निकल गया। और फिर पूछा है स्टेबिलिटी फैक्टर निकाल लो। स्टेबिलिटी फैक्टर इज 1 प्लस बीटा, बीटा इज 49, जोड़ दिया, कितना आ गया, इसकी वैल्यू 50। बहुत अच्छा तो नहीं है ना, 50 इज वेरी लार्ज वैल्यू। एक तो ये हमको निकल गया। दूसरा कह रहे थे, क्वेश्चन पढ़ो, प्लॉट द DC लोड लाइन फॉर द सर्किट। ये वैल्यूज निकल गई, अभी हमें DC लोड लाइन प्लॉट करना है। तो आपको पता है ना DC लोड लाइन ये होता है, इसमें हमें IB की वैल्यू 94.17 माइक्रो एम्पियर रखनी है। उसके लिए IC क्या मिला था, 4.614 मिली एम्पियर, अभी अभी किया था हम लोगों ने। तो ये हम इसको जब ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर चाहिए VCC अपन RC। अब DC लोड लाइन उसके लिए देखना पड़ेगा, है ना। DC लोड लाइन में ये जो पॉइंट होता था, ये होता था VCC अपन RC। पिछले वीडियो को देखिए, समझ में आएगा। और यहाँ पर VCE की वैल्यू VCC के बराबर होती थी, तो 12 वोल्ट हो गया, तो 12 यहाँ आ गया और 6 मिली एम्पियर यहाँ आ गया। अब इस लाइन पर 4.614 मिली एम्पियर यहाँ कहीं आएगा, और इसी के करेस्पॉन्डिंग VCE की वैल्यू 3.674 वोल्ट
ये दोनों ही वैल्यू जब भी सॉल्व किए गए हैं, ये VCE की वैल्यू है और ये IC की वैल्यू है ना। इसको हमने यहाँ पर ले लिया, इस पॉइंट पर हमने बबल बना दिया। इसी के करस्पॉन्डिंग IB की वैल्यू भी तो वही होगी जो जहां से हमने शुरू किया था, 94.17 माइक्रो एम्पियर। सो दिस बिकम्स अ क्यू पॉइंट ऑन दिस DC लोड लाइन। क्लियर है कि नहीं? तो हमने बस कुछ किया नहीं, VCC अपन RC की वैल्यू निकाल लिया, YC सेट मिल गया मैक्सिमम करंट, और VCC की वैल्यू, VCE की वैल्यू VCC के बराबर 12 वोल्ट, और यहाँ हमने पॉइंट कर दिया और इन दोनों को मिलाकर हमने एक लाइन खींच दी। और इस लाइन पर हमने ये कोई पॉइंट ले लिया जहाँ पर VCE की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होगी। आप जब 12 वोल्ट यहाँ पर बना रहे हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पर वो वोल्टेज कहाँ आएगा पता चल जाएगा, और वो करंट वैल्यू भी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिल जाएगी। क्लियर है ना? तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे एक और क्वेश्चन है कि प्लॉट द DC लोड लाइन फॉर द गिवन सर्किट। नाउ सी दिस इज सर्किट, है ना, यहाँ पर दिया हुआ है, और इसके लिए पूछा जा रहा है आपसे कि IC की वैल्यू 1, 2 और 5 मिली एम्पियर के लिए VCE की वैल्यूज क्या होंगी। ओके, दिस इज वेरी नाइस। मतलब हमें DC लोड लाइन प्लॉट करना है, मतलब आउटपुट सर्किट की बात कर रहे हैं, और फिर उसी से हमें VCE की वैल्यू IC की अलग अलग वैल्यूज के लिए यहीं से निकालना है, इसी प्लॉट की सहायता से। ओके, सो दिस बिकम्स वेरी इजी। अब इसको ध्यान से देखते हैं हम। पहले DC लोड लाइन प्लॉट करेंगे तो आपको पता है DC लोड लाइन आउटपुट सर्किट में प्लॉट होता है। तो 2 पॉइंट हमको चाहिए। पहला ये है ना, IC वाली एक्सिस पर ये क्या है, ये वोल्टेज है VCC अपान RC। क्लियर है? तो सॉल्व कर लीजिए। VCC 10 वोल्ट है, RC 1 किलो ओम है, तो 10 अपान 1 किलो ओम विल गिव यू 10 मिली एम्पियर। ये 10 मिली एम्पियर हो गया IC वाले पर। VCE की एक्सिस पर क्या आएगा, VCE की एक्सिस पर सीधे VCC, तो 10 वोल्ट, तो ये हमारा क्या हो गया, 10 वोल्ट हो गया। अब डिवाइड कर लीजिए तो 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट और 10, 8 वोल्ट यहाँ पर आएगा और 10 वोल्ट, है ना, ऐसा मिला। ऐसे इधर भी देखो 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है और फिर 10 है, इधर हमको मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, हमें 1 मिली एम्पियर पर, तो 1 मिली एम्पियर ये है करंट, 2 के नीचे 1 यहाँ, तो इसके करस्पॉन्डिंग जब यहाँ वोल्टेज को चेक कर रहे हैं तो 9 वोल्ट हमको मिल रहा है। आप ग्राफ पेपर जब आपको मिलेगा एग्जाम में, आप उसको अच्छे से ड्रॉ करेंगे तो आपको ये आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। तो 9 वोल्ट मिला। बस इसी प्लॉट को देखकर ये वैल्यूज आपको लिखनी है। क्लियर है कि नहीं? ये आंसर है आपका जो यहाँ पर लिखा गया है ना, दिस इज द आंसर। 2 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग हम देखेंगे तो 8 वोल्ट मिल रहा है, तो 2 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर IC के लिए आपको VC कितना मिला, 8 मिली एम्पियर मिला, 8 वोल्ट मिला। और 5 मिली एम्पियर के लिए आउटपुट वोल्टेज 5 वोल्ट, सो 5 एंड 5, सो दिस इज द आंसर। ये जो चार्ट है आपका, ये सबसे लास्ट में लिखा जाएगा इस DC लोड लाइन के बाद, जो आपको बता रहा है दिस इज द आंसर। दूसरा टेक्निक क्या है आपका, इमीटर बायस सर्किट। इमीटर बायस सर्किट में इमीटर को बायस कर देते हैं, फिक्स्ड बायस का ही पार्ट है। तो फिक्स्ड बायस को आप देखेंगे वैसे ही था, बस इमीटर बायस यहाँ पर अलग लग गया। इमीटर लगने से फायदा क्या हुआ, देखो जब हम इमीटर वोल्टेज की बात करेंगे तो इमीटर वोल्टेज, और ये इनपुट वोल्टेज में, क्योंकि ग्राउंड है हमारा, यहाँ पर VCC है, तो इनपुट पोर्ट को अगर देखें तो ये पूरा इनपुट पोर्ट है ग्राउंड तक। इनपुट पोर्ट में ये RE भी शामिल है, IE RE। तो हम IE इंटू RE लिखेंगे तो इनपुट करंट तो IB होता है, तो इसको IB के फॉर्म में लिखिए, तो IE की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस बीटा IB इंटू RE, है कि नहीं है? क्लियर है? अब ये हमारा हो गया, तो 1 प्लस बीटा IB इंटू RE। तो 1 प्लस बीटा अगर हम बात करें इसमें तो क्या है, आप क्लियर बताओ इसको, है ना, ये क्या है, 1 प्लस बीटा IB, ये IB इंटू RE इनपुट इम्पिडेंस है जो 1 प्लस बीटा टाइम्स है। तो RE की वैल्यू 1 किलो ओम 2 किलो ओम होगी, लेकिन वो बीटा की वैल्यू 100 होगी, तो 100 टाइम्स इनपुट इम्पिडेंस को बढ़ाएगा ये। दिस इज द बेनिफिट ऑफ इमीटर बायस सर्किट। ये इनपुट इम्पिडेंस बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, आपका इनपुट करंट लो हो जाता है, और इनपुट इम्पिडेंस बढ़ने से एम्पलीफायर अच्छा हो जाता है। एक अच्छे एम्पलीफायर के लिए इनपुट इम्पिडेंस ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए और आउटपुट इम्पिडेंस कम से कम होना चाहिए। ओके, अब हम KVL अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर KVL अप्लाई करें, VCC माइनस IBRB माइनस VBE माइनस IERE इक्वल टू 0। VCC माइनस IBRB माइनस VBE माइनस IERE इक्वल टू 0। IE को लिख सकते हैं, IE इक्वल टू 1 प्लस बीटा IB, क्योंकि हमें IB करंट चाहिए।
तो ये आपने यहाँ लिख दिया 1 प्लस बीटा आई बी। अब आई बी को एक साथ कर लीजिए तो वी सी सी माइनस यहाँ पर आ जाएगा बीटा प्लस 1 आर ई प्लस आर बी। बीटा प्लस 1 आर ई यहाँ से आ जाएगा और आर बी यहाँ से आ जाएगा आई बी कॉमन करने के बाद, तो बाहर आई बी लिख दिया और माइनस वी बी ई यहाँ पर आ गया। तो आई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वी सी सी माइनस वी बी एक साइड आ गया और उसके बाद ये पूरा टर्म ले आकर डिवाइड कर देंगे, है कि नहीं। सो विल गेट आई बी इज इक्वल टू वी सी सी माइनस वी बी ई डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में बीटा प्लस 1 आर ई प्लस आर बी, ये हमको मिलेगा। क्लियर है, आई बी मिल गया। अब आई बी निकल आया तो चिंता की बात नहीं है, अब बीटा से मल्टीप्लाई कर दो आई सी निकल आएगा। स्टेप्स वही रहेंगे, पहले आई बी निकालो फिर आई सी निकालो और आई ई भी निकालो, क्योंकि इसमें आई ई करंट भी आएगा, इमीटर रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो आई ई की वैल्यू 1 प्लस बीटा आई बी आ गई, ये भी आसान हो गया। ये अभी ऊपर हमने ये फार्मूला देखा हुआ था। तो आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी, आई ई इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा आई बी। क्लियर है ना। अच्छा, अब आई बी आ गया, सॉरी आई सी आ गया, आई ई आ गया, तो आउटपुट पोर्ट में केवीएल अप्लाई कर दें। केवीएल अप्लाई करेंगे तो वी सी सी माइनस आई सी आर सी माइनस वी सी ई माइनस आई ई आर ई होगा कि नहीं। तो वी सी सी माइनस आई सी आर सी माइनस वी सी माइनस आई ई आर ई इक्वल टू 0। तो वी सी ई की वैल्यू हो गई वी सी सी माइनस आई सी आर सी माइनस आई ई आर ई। आई सी की वैल्यू ये निकाला हुआ है, आई ई की वैल्यू ये निकाला हुआ है। इसमें पुट करेंगे तो वैल्यूज हमको मिल जाएंगी। दूसरी चीज है स्टेबिलिटी फैक्टर। तो इनपुट पोर्ट के केवीएल को फिर से लिखे हम और आई बी और आई सी के फॉर्म में लिखे हैं। अब यहाँ पर तो हमें देखो आई ई का भी टर्म मिल रहा है, वी सी सी माइनस आई बी आर बी माइनस वी बी माइनस आई ई आर ई। आई ई को लिख सकते हैं आई बी प्लस आई सी, क्योंकि हमें आई बी और आई सी के बीच का रिलेशन चाहिए। क्यों चाहिए भी आई बी और आई सी के बीच का रिलेशन, क्योंकि हमारा जो फार्मूला होता है उसमें डी आई बी अपन डी आई सी आता है। तो डी आई बी अपन डी आई सी निकालने के लिए हमें आई ई के बजाय आई बी प्लस आई सी को यूज करना है। तो वी सी सी माइनस आई बी आर बी माइनस वी बी और माइनस यहाँ पर हमने लिख दिया आई बी प्लस आई सी आर ई। ठीक है, अब हम आई सी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें, ये टर्म 0 हो गया, माइनस आई आर बी डी आई बी अपन डी आई सी ये हो गया, ये माइनस यहाँ ये टर्म 0 हो गया, ये भी है ना। फिर माइनस क्या आएगा, माइनस ये आई बी है हमारा, है ना, तो आर ई इंटू डी आई बी अपन डी आई सी ये हो गया। और लास्ट में माइनस आई सी आ रही है, आई सी का डिफ्रेंसिएशन 1, तो केवल आर ई बचेगा यहाँ पर। क्लियर है ना। ये आर ई दूसरे साइड में जाएगा और यहाँ पर डी आई बी अपन डी आई सी को कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आर बी प्लस आर ई माइनस साइन के साथ मिलेगा, है कि नहीं। सो डी आई बी अपन डी आई सी इज इक्वल टू माइनस आर ई अपन आर बी प्लस आर ई, ऐसा हमको मिलेगा। ठीक है, तो एस की वैल्यू क्या आ गई, एस की वैल्यू निकालिए 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस बीटा डी आई बी अपन डी आई सी। डी आई बी अपन डी आई सी की वैल्यू माइनस आर ई अपन आर बी प्लस आर ई, तो माइनस पहले से यहाँ है और माइनस ये वाला आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो विल गेट एस इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा अपन 1 प्लस बीटा आर ई अपन आर बी प्लस आर ई, ऐसा हमको मिलेगा। आर बी की वैल्यू काफी ज्यादा होती है, ये भी आपको पता है ना। तो जब आर बी की वैल्यू ज्यादा होगी, ध्यान से देखिए मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर, आर बी की वैल्यू काफी ज्यादा है, तो ये टोटल वैल्यू काफी कम आएगी, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू काफी ज्यादा आएगी। बात मैं फिर से बता रहा हूँ, इसमें जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है ये काफी बड़ी वैल्यू है, इसकी वजह से डिनोमिनेटर का पूरा पोर्शन छोटी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये डिवीजन हो रहा है यहाँ पर। और इसकी वजह से जो छोटी वैल्यू है वो 1 प्लस बीटा को डिवाइड करेगा तो एक बड़ी वैल्यू आएगी। क्लियर है, तो एस की वैल्यू 1 से काफी बड़ी आएगी, है ना। इसको अभी हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यूज आगे सॉल्व करेंगे तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एक चीज तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा लेस स्टेबल है, क्योंकि एस की वैल्यू काफी बड़ी आ रही है, लेकिन 1 प्लस बीटा से तो छोटी ही आ रही है ना, क्योंकि नीचे है क्या है 1 प्लस समथिंग, ये 1 से बड़ी वैल्यू है, तो 1 प्लस बीटा से छोटी वैल्यू आएगी थोड़ी सी। मान लो बीटा की वैल्यू 100 है तो 101 आ गया, है ना, डिवाइडेड बाई यहाँ पर कुछ भी हो तो 1.5 ही अगर आ गया तब भी इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 या करीब करीब, है ना, करीब करीब 7 से तो 70 के आसपास आएगा करीब करीब, है ना। तो 70 के आसपास की वैल्यू तो 101 से कम होती है। तो फिक्स्ड बायस में स्टेबिलिटी फैक्टर 101, इमिटर बायस में वही क्या हो जाएगा 70 आ जाएगा। सो जो आपका ये सर्किट है, दिस इज थर्मली लेस स्टेबल बट दिस इज मोर स्टेबल देन फिक्स्ड बायस सर्किट। न्यूमेरिकल की सहायता से इसको समझते हैं। तो देखो आई बी की वैल्यू क्या हो गई,
देखो पहले न्यूमेरिकल पूछा क्या, आईसी निकालो और वीसी निकालो, ऐसा करें, फिर लास्ट में एस कैलकुलेट करो। अच्छा आरबी ये हमारा दिया है, आरसी हमारा ये दिया हुआ है, वीसीसी हमारा ये दिया हुआ है, बीटा की वैल्यू 50, एचएफई दिया है, देखो एचएफई मतलब बीटा दिया हुआ है ना, और आरई की वैल्यू ये दिया है, और पूछ रहे हैं वीसीई की वैल्यू निकालो। तो आईबी क्या हो जाएगा, वीसीसी माइनस बीई डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा आरई प्लस आरबी, ये अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था। दिस इज द इक्वेशन, आर आईबी की ये वैल्यू है। क्लियर है। अच्छा आपको फार्मूला न पता हो तब क्या करेंगे, तो सीधे यहाँ से केवीएल लगा दो और वहां से आपको सब मिल जाएगा, है ना, वहां सब मिल जाएगा, जहाँ आई आएगा आई की जगह 1 प्लस बीटा आई बी रख दीजिएगा, आईबी का एक इक्वेशन मिल जाएगा, आईबी को सॉल्व कर लीजिएगा, सो विल गेट आईबी। आईबी की वैल्यू सॉल्व करने पे आ रही 0.0201 मिली एम्पियर, इसको लिख सकते हैं 20.1 माइक्रो एम्पियर। अच्छा आईसी क्या हो जाएगा, बीटा आईबी, तो बीटा 50 है, 50 को आईबी की इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करिए 0.0201 मिली एम्पियर, तो ये आ गया 1.005 मिली एम्पियर। और आई क्या होगा 1 प्लस बीटा आई बी, 1 प्लस बीटा मतलब 51 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.0251 मिली एम्पियर ऐसा हमको मिल रहा है। सो सी दिस इज वेरी सिंपल। अब देखो आईसी आ गया, आईई आ गया, तो आउटपुट पोर्ट में केवीएल अप्लाई कर दीजिए, तो वीसीई की वैल्यू वीसीसी यहाँ पर वीसीसी माइनस आईसीआरसी माइनस आईईआरई, वीसीसी की वैल्यू 12, आईसीआरसी की वैल्यू ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, आईईआरई की वैल्यू ये, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो विल गेट 4.12884 वोल्ट, है ना। वीसीई भी हमारा आ गया। एस हमारा क्या होता है 1 प्लस बीटा अपन 1 प्लस बीटा आर ई अपन आर बी प्लस आर ई, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 प्लस बीटा अपन 1 प्लस 50 इंटू 1.6 डिवाइड बाई 1.6 प्लस 680, इसको सॉल्व करिए, दिस इज 51 डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करेंगे 1.11737, इसकी वैल्यू कितनी आई 45.64। अगर फिक्स्ड बायस होता तब कितनी वैल्यू आती, बीटा प्लस 1 51, तो 51 से कम वैल्यू आ रही, मतलब ये फिक्स्ड बायस सर्किट से ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी काफी कम है क्योंकि ये 45 है, ये भी याद रखना है। तीसरी जो टेक्निक है वो कलेक्टर टू बेस फीडबैक बायस है। इसमें जो हमारा इमीटर को तो हमने ग्राउंड कर दिया, है ना। अब देखो बेस रजिस्टर के बाद जो वोल्टेज अप्लाई करते थे वीसीसी से या कोई बाहर का वोल्टेज अप्लाई करते थे, अब वो हम ना इसी कलेक्टर वोल्टेज को यहाँ कनेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तब ये हमारा पूरा इनपुट पोर्ट हो गया, इसको देखें ऐसे, है ना, ये इनपुट पोर्ट हुआ और ये हमारा आउटपुट पोर्ट हुआ। तो इनपुट पोर्ट में केवीएल अप्लाई करेंगे तो वीसीसी माइनस आईसीआरसी, आईसीआरसी है ना, आईसी है नहीं ये आई है, पूछो क्यों, अब मैं उसको समझा रहा हूँ आपको। देखो आईसी करंट हमारी यहाँ पर फ्लो होगी इस टर्मिनल में, और आईबी करंट यहाँ पर फ्लो होगी, तो टोटल करंट आईबी प्लस आईसी यहाँ पर आई करंट हो जाएगी। वो इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर टोटल आई करंट है और यही करंट हमको यहाँ से वापस मिलेगी, सो टोटल करंट इज आई। तब देखो वीसीसी माइनस आईसी प्लस आईबी, ये आई की जगह हम लिख सकते हैं ना आईसी प्लस आईबी, दिख भी रहा है आईसी नीचे की तरफ और आईबी बगल में, तो वीसीसी माइनस आईसी प्लस आईबी आरसी माइनस आईबी आरबी यहाँ पर माइनस वीबी इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा वीसीसी माइनस आईसी की जगह बीटा आईबी रख दीजिए, है ना, आईसी की जगह बीटा आईबी रख दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा बीटा आईबी को कॉमन करेंगे तो बीटा प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो ये बीटा प्लस 1 आरसी प्लस आरबी, ये दोनों साथ में करके बीटा आईबी, आईबी को हमने बाहर कर लिया, है ना, माइनस बीबी इक्वल टू 0। तो आईबी की वैल्यू क्या आ जाएगी वीसीसी माइनस बीबी डिवाइडेड बाई बीटा प्लस 1 आरसी प्लस आरबी, जैसा अभी पिछले वाले में हमने किया था वैसे यहाँ पर भी मिल गया। तो इससे आईबी हमारा निकल आया, तो आईबी निकल आया, बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे आईसी मिल जाएगा, और 1 प्लस बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे आईबी को तो आईई मिल जाएगा। तो आउटपुट पोर्ट में केवीएल अप्लाई कर दो, तो आउटपुट पोर्ट में केवीएल है क्या वीसीई इज इक्वल टू वीसीसी माइनस आईईआरसी, हमने पहले बताया यहाँ पर आईई है तो आईईआरसी, है ना, और आईई की वैल्यू ये निकाला हुआ है हमने, इसको यहाँ पुट कर देंगे, सो विल गेट आई वीसीई, ठीक है। अगर स्टेबिलिटी फैक्टर की बात करें तो इनपुट पोर्ट में जो केवीएल हम अप्लाई करें उसी से मिलेगा हमको। तो क्या है यहाँ पर हमारा जो करंट है वो आईई करंट है, क्लियर है कि नहीं। तो वीसीसी माइनस आईसी प्लस आईबी इंटू आरसी माइनस आईबी आरबी माइनस बीबी इक्वल टू 0। आईसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो वीसीसी का डिफ्रेंशिएशन 0,
आईसी में आईसी का डिफरेंशिएशन 1, सो माइनस आरसी बचा। आरसी इंटू डी आई बी अपन डी आई सी हो जाएगा ये। यहाँ पर भी माइनस आर बी इंटू डी आई बी अपन डी आई सी हो जाएगा ये। और माइनस बी बी का डिफरेंशिएशन 0 इक्वल टू 0। तो डी आई बी अपन डी आई सी की वैल्यू क्या होगी बताओ। हमने यहाँ पर कॉमन किया आर सी प्लस आर बी, और ये आर सी बाहर जाएगा तो माइनस आर सी अपन आर बी प्लस आर सी, ये हमको आंसर मिलेगा। इस वैल्यू को ले आकर यहाँ डी आई बी अपन डी आई सी की जगह स्टेबिलिटी फैक्टर में पुट कर दीजिए। सो विल गेट एस इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा अपन 1 प्लस बीटा आर सी अपन आर बी प्लस आर सी। तो इस केस को भी देखकर तो पता चल ही रहा है ना, आर बी तो बहुत लार्ज होगी, इसलिए स्टेबिलिटी फैक्टर इसमें भी काफी कम आएगी। लेकिन यहाँ पर जो वोल्टेज यहाँ से हम ले रहे हैं उस कंडीशन में क्या होगा, जब वीसी वोल्टेज बढ़ेगा तो आईबी की वैल्यू बढ़ेगी, आईबी बढ़ेगा तो आईबी करंट की वैल्यू बढ़ेगी, आईबी करंट की वैल्यू बढ़ने पर आईसी की वैल्यू बढ़ जाएगी और वीसी की वैल्यू कम हो जाएगी। वीसी की वैल्यू कम होने से फिर आईबी की वैल्यू कम होगी, आईबी कम होगी तो आईसी की वैल्यू कम हो जाएगी, आईसी की वैल्यू कम हो जाएगी तो फिर वीसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। इस तरह से ये वैल्यू हमेशा स्टेबल बना रहेगा। तो थोड़ा सा ये ना वोल्टेज लेवल पर ये हल्का सा स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है, बट थर्मल स्टेबिलिटी इज सेम एज द एमीटर बायस सर्किट। ओके, क्वेश्चन को अगर हम करें यहाँ पर तो आईबी कैलकुलेट, देखो क्या है, वीसीसी की वैल्यू ये है हमारी, आरसी की वैल्यू ये है, आरबी की वैल्यू ये है, बीटा 100 दिया हुआ है और पूछ रहे हैं आईसी और वीसी की और एस निकालिए, तीन चीजें निकालिए। आईबी हमारा क्या होता है, वीसीसी माइनस वीबी डिवाइडेड बाई बीटा प्लस 1 आरसी प्लस आरबी। ये वैल्यूज दी हुई हैं, इन सब वैल्यूज को यहाँ पुट कर देंगे। सो विल गेट आईबी इज इक्वल टू 0.02805 मिली एम्पियर या 28.05 माइक्रो एम्पियर। क्लियर है। अब आईसी हमारा क्या हो जाएगा, बीटा आईबी, बीटा की वैल्यू 100 और आईबी की वैल्यू 0.02805 मिली एम्पियर। सो आईसी इज इक्वल टू 2.805 मिली एम्पियर। दिस इज द आंसर आईसी। और वीसीई क्या होगा, वीसीसी माइनस आईईआरसी या आईसीआरसी भी कर दीजिए, क्योंकि आईसी और आईई में बहुत अंतर आएगा नहीं। विल गेट 10 माइनस 2.805 इंटू 1.5, विल गेट VCE इक्वल टू 5.7925 वोल्ट। स्टेबिलिटी फैक्टर 1 प्लस बीटा अपन 1 प्लस बीटा आरसी अपन आरबी प्लस आरसी इक्वल टू 1 प्लस 100 अपन 1 प्लस 100 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 1.5 प्लस 180 है ना। आरसी आपका 1.5 है और आरबी आपका 180 है। इसको सॉल्व करेंगे, विल गेट 55.3। दिस वैल्यू इज आल्सो वेरी लार्ज, ये भी काफी बड़ी वैल्यू है, बट स्टेबिलिटी फैक्टर आपका जो फिक्स्ड बायस में 101 आता 101, उससे ये कम वैल्यू है। ठीक बात है, इतनी बात है यहाँ पर। और चौथा और लास्ट बायसिंग सर्किट है पोटेंशियल या वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग सर्किट। दिस इज आल्सो नोन एज सेल्फ बायस सर्किट, है ना। इसको सेल्फ बायस सर्किट के भी नाम से जानते हैं। अब चूंकि यहाँ पर इसमें क्या है, आरसी है और आरई है, दोनों रेजिस्टेंसेस तो हैं ही। बेस साइड में एक एक्सटर्नल वोल्टेज डीसी हमने प्रोवाइड किया जो दो रेजिस्टेंस से पास होता है। तो अब ये बात है, पूरा का पूरा जो वोल्टेज है एक कुछ यहाँ ड्रॉप होगा और कुछ यहाँ ड्रॉप होगा, इसीलिए इसका नाम वोल्टेज डिवाइडर बायस या पोटेंशियल डिवाइडर बायस पड़ा, है ना। इस पॉइंट से इसका नाम पड़ा। अच्छा, अब दूसरी चीज हम यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं। ये हमारा वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट है। चूंकि करंट यहाँ से जो R1 में आ रही है वही उसमें से कुछ करंट R2 जाएगी, बाकी करंट आपकी IB में के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब ऐसी बात यहाँ पर आप वोल्टेज डिवाइडर सीधे तो नहीं लगा सकते, तो हम क्या करें, हम थेवेनिन थ्योरम यूज करेंगे। नाउ व्हाट इज थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम ये कहता है कि अगर किसी ब्रांच में हमको करंट निकालना है ना, जिसे IB हम यहाँ निकालना चाह रहे हैं, तो उस ब्रांच को हम ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद हम थेवेनिन वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैसे, उसको देखते हैं। तो थेवेनिन थ्योरम में फर्स्ट रिमूव द ब्रांच वेयर वी वांट टू कैलकुलेट द बेस करंट। तो ब्रांच यही है, इस ब्रांच को हमने ओपन कर दिया। याद रखिए स्टेप्स, है ना। अच्छा, अब थेवेनिन थ्योरम के दूसरे रूल के अकॉर्डिंग वोल्टेज डिवाइडर जो हमारा यहाँ का पोटेंशियल होगा, इस R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, दैट इज थेवेनिन पोटेंशियल। इसको VTH बोलेंगे, VTH। तो VTH की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर VCC हमने अप्लाई किया है, तो वोल्टेज डिवाइडर बायस के अकॉर्डिंग, वोल्टेज डिवाइडर थ्योरम के अकॉर्डिंग VTH इज इक्वल टू, VTH किसके क्रॉस निकल रहे हैं, R2 के क्रॉस, तो VTH इज इक्वल टू R2 इंटू VCC अपन R1 प्लस R2। क्लियर है, क्योंकि VCC हमारा दो भाग में डिवाइड हो रहा है, R1 और R2 में।
तो जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस हमें वोल्टेज कैलकुलेट करना है उसको VCC से मल्टीप्लाई कर दीजिए डिवाइडेड बाई सम ऑफ रिमेनिंग टू रेजिस्टेंसेस। तो VTH इज इक्वल टू VCC R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हमको मिल गया VTH। RTH निकालने के लिए हम वोल्टेज सोर्सेज को शॉर्ट कर देते हैं और करंट सोर्सेज को ओपन कर देते हैं, है ना। तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करने का मतलब क्या हुआ, वो खत्म हो गया, अब वो ग्राउंड से कनेक्ट हो गया, है कि नहीं। R1 भी हमारा ग्राउंड से कनेक्ट हो गया, R1 अभी VCC था, अभी VCC को ग्राउंड कर देंगे, ये ग्राउंड कर दिया। अब इस पॉइंट से हमको RTH निकालना है। तो RTH जब इस पॉइंट से देखेंगे तो इसको ग्राउंड को अगर हम नीचे बना दें ऐसे, ये सर्किट ऐसे दिखाई देगी ना। ये R1 है हमारा और दूसरा जो रेजिस्टेंस है हमारा R2 वो यहाँ पर है। R1 और R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन हमको दिखाई दे रहा है इस पॉइंट से। R1 और R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको अगर सॉल्व करेंगे R1 पैरेलल R2, दिस कैन बी रिटन एज R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्लियर है कि नहीं। ये हमारा हो गया RTH की वैल्यू। ओके, अगर अब थेवेनिन थ्योरम आगे क्या कहता है कि जब हमने RTH और VTH निकाल लिया तो हम VTH और RTH को सर्किट के सीरीज में कनेक्ट कर देंगे और जहां पर हमने ब्रांच को रिमूव किया था उस ब्रांच को वापस कनेक्ट कर देंगे। तो ब्रांच हमने यहाँ पर रिमूव किया था, ये ओपन, यहाँ पर इसको पहले कनेक्ट कर देंगे और ये पूरा सेक्शन गायब हो जाएगा, इसकी जगह पर एक VTH आ जाएगा, दूसरा RTH आ जाएगा सीरीज में। ये हमने VTH लगा दिया और यहाँ पर हमने RTH लगा दिया। अब हमारा इनपुट पोर्शन ये हो गया, यहाँ पर KVL अप्लाई करेंगे। KVL अप्लाई करेंगे तो VTH यहाँ से चलते हैं, VTH माइनस IB RTH माइनस VBE माइनस IE RE इक्वल टू 0। मतलब ये आपका इमीटर बायस सर्किट जैसा ही हो गया करीब करीब, है ना। तो VTH माइनस IB RTH माइनस VBE माइनस IE RE इक्वल टू 0। क्लियर है कि नहीं। तो VTH माइनस IB RTH माइनस VBE माइनस IE की जगह 1 प्लस बीटा IB इंटू RE आ गया। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, IB को एक साथ कॉमन करिए तो यहाँ पर IB क्या है RTH और यहाँ पर IB क्या है बीटा प्लस 1 RE। तो बीटा प्लस RE प्लस RTH ये IB के साथ आ गया, माइनस VBE हमारा पहले से बना हुआ है। तो IB क्या हो गया VTH माइनस VBE डिवाइडेड बाई दिस होल क्वांटिटी दैट इज 1 प्लस बीटा RE प्लस RTH। IB निकल आया तो बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे IC निकल आएगा, 1 प्लस बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे IE निकल आएगा। KVL अप्लाई कर दीजिए, आउटपुट पोर्ट में KVL अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका VCC माइनस ICRC माइनस VCE माइनस IERE इक्वल टू 0। और IE की वैल्यू यहाँ निकाल रखे हैं, IC की वैल्यू यहाँ निकाल रखा है, तो VCE की वैल्यू निकल आई कि नहीं, VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC माइनस IERE, ये हमको मिल गया। तो IC निकल गया और VCE निकल गया। अगर हम स्टेबिलिटी फैक्टर की बात करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक चीज यहाँ पर भी ध्यान देना है। पहले जब हमने RTH कैलकुलेट किया है ना, तो इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू आप जैसे मान लीजिए इसकी वैल्यू है 180 किलो ओम, लार्ज वैल्यू रखा, और RTH की वैल्यू 5 किलो ओम है केवल। अब जरा ध्यान से बताइए इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होगा, 180 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 180 प्लस 5, ये हमारा हो जाएगा 185 हो गया ये, है ना। 5 से इसको काट दीजिए तो 5 3 जा 15 एंड 5 7 जा 35, 37 180 अपॉन 37 विल गिव यू, ये इसको मान लीजिए करीब करीब ये 40 है करीब करीब, ये कितना हो जाएगा 4.5, है ना, करीब करीब 4.5 किलो। तो देखो जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं ना तो इसकी वैल्यू 18 थी, इसकी वैल्यू 5 थी, ये 4.5 आ गया। मतलब जो मिनिमम रेजिस्टेंस होगा दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में उससे भी कम वैल्यू आपको RTH मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम स्टेबिलिटी फैक्टर की बात करेंगे, DIB अपॉन DIC निकालना है। VTH माइनस IB RTH, देखो VTH यहाँ पर VTH माइनस IB RTH माइनस VBE माइनस IERE इक्वल टू 0। IE की जगह IB प्लस IC रख देंगे इस केस में, क्योंकि हमें IB और IC के बीच का रिलेशन चाहिए, और इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे IC के रिस्पेक्ट में। तो VTH को डिफ्रेंशिएट करेंगे 0, VBE को डिफ्रेंशिएट करेंगे 0, RTH को डिफ्रेंशिएट करेंगे RTH DIB अपॉन DIC। यहाँ पर REIB को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो RE इंटू DIB अपॉन DIC, और IC RE को करेंगे तो IC का डिफ्रेंशिएशन 1, तो केवल RE बचेगा। ये RE को इधर ले जाओ और फिर DIB अपॉन DIC को कॉमन करके बाकी क्वांटिटीज को डिवाइड करेंगे तो विल गेट DIB अपॉन DIC इक्वल टू माइनस RE अपॉन RTH प्लस RE।
इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए तो हमें स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू मिल जाएगी S इक्वल टू 1 प्लस बीटा अपन 1 प्लस बीटा RE अपन RTH प्लस RE, ऐसा हमको मिल रहा है। ठीक है, एक जो अच्छी चीज है, RB की वैल्यू जैसे ज्यादा हुआ करती थी तो यहाँ पर RTH की वैल्यू काफी कम आएगी। मैंने अभी बात एक्सप्लेन किया था पीछे कि भाई 180 किलो ओम और 5 किलो ओम के दो रेजिस्टेंसेस का पैरेलल कॉम्बिनेशन 4.5 किलो ओम। सो दिस वैल्यू बिकम्स ए स्मॉल वैल्यू। RTH स्मॉल है, RE पहले से ही स्मॉल है, तो टोटल वैल्यू हमारी नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू स्मॉल हो गई तो टोटल वैल्यू आपकी बड़ी हो जाएगी, और इसको डिवाइड करेंगे 1 प्लस बीटा को तो हमें छोटी वैल्यू मिलेगी। तो स्टेबिलिटी फैक्टर इसके काफी क्लोज होगी, इसलिए थर्मली ये सर्किट सबसे ज्यादा आपका ये स्टेबल सर्किट है। क्लियर है? एक एग्जांपल से इसको देखते हैं। डिटरमाइन दी वैल्यूज ऑफ आईसी एंड वीसी, फिर कह रहे हैं वी निकालो, वीबी निकालो, वीसी निकालो और एस निकालो। चलो सब देख लेते हैं। हमें पहले इसमें थेवेनिन थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो R1 की वैल्यू ये है, R2 की वैल्यू ये है, तो RTH की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 R2 अपन R1 प्लस R2। इसको सॉल्व करेंगे तो विल गेट 3.73 किलो ओम। VTH कैसे निकलेगा? VTH मतलब VCC R2 अपन R1 प्लस R2 अभी बताया था, है ना। फॉर्मूले में रख दीजिए तो VCC 10 इंटू R2 और 4.7 डिवाइड बाई 18 प्लस 4.7, तो VTH की वैल्यू 2.071 ऐसा है हमारा। तो हमारा जो सर्किट है उसमें VTH हमारा लग गया और RTH हमारा ये लग गया। KVL अप्लाई करेंगे तो उसमें IB की वैल्यू क्या निकलेगी, VTH माइनस VB E डिवाइडेड बाई बीटा प्लस 1 RE प्लस RTH। पुट कर दीजिए वैल्यू को, तो VTH है 2.071 माइनस VB 0.7 डिवाइडेड बाई बीटा प्लस 1 51 हो गया, है ना। 51 इंटू RE की वैल्यू 1.1 प्लस RTH की वैल्यू 3.73 किलो ओम। सो विल गेट IB इज इक्वल टू दिस मिली एम्पियर, या इसको माइक्रो एम्पियर में डिनोट करेंगे तो ये आएगा हमारा। क्लियर है? IB निकल आया हमारा। तो IC इज इक्वल टू बीटा IB होता है, तो बीटा 50 है, 50 से यहाँ पर बीटा दिया हुआ है 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें IC की वैल्यू आ जाएगी 1.1455 मिली एम्पियर। दिस इज द IC। और IE की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस बीटा IB, 1 प्लस बीटा 51 हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो IE की जो हमारी वैल्यू है दिस इज 1.16841 मिली एम्पियर। और VCE की वैल्यू क्या होगी, VCE की वैल्यू होगी VCC माइनस ICRC माइनस IERE, है ना। VCC माइनस ICRC माइनस IERE, तो VCC हमारा ये है माइनस 1.1455 IC की वैल्यू इंटू RC की वैल्यू 3 माइनस 1.16841 IE की वैल्यू माइनस RE की वैल्यू 1.1। तो आप इंटू, है ना, तो ये हमारा सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5.278249 वोल्ट, ऐसा हमको मिलेगा। और पूछा है इसमें VE, तो VE हमारा यहाँ का वोल्टेज बताओ क्या होगा, ये तो यही होगा ना IERE, तो V इज इक्वल टू I इंटू RE। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल गया 1.285251 वोल्ट। फिर पूछ रहे हैं VB क्या होगा, यहाँ का पोटेंशियल, तो VB हमारा क्या होगा, VBE इज इक्वल टू VB माइनस VE। तो यहाँ से VB की वैल्यू क्या हो जाएगी, VE हमको पता है, अभी भी निकाला है ना। तो VB की वैल्यू क्या होगी, VBE प्लस VE। क्लियर है कि नहीं? तो आप इसमें VB की वैल्यू 0.7 रख दो, VE की वैल्यू ये निकाला हुआ है 1.285251। इसको सॉल्व करेंगे तो VB की वैल्यू हमारी ये मिल गई। क्लियर है कि नहीं? ऐसे VC की वैल्यू हो जाएगी VCE प्लस VE। VCE हमारा ये निकला हुआ था पिछले पेज पर, है ना, ये सबसे नीचे, और उसमें आपने ऐड कर दिया VE को 1.285251। इसको सॉल्व करेंगे तो VC की वैल्यू हमारी ये आ गई। क्लियर है ना? लास्ट में स्टेबिलिटी फैक्टर का ये फार्मूला है हमारा, 1 प्लस बीटा 51 हो गया डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा की वैल्यू 50 इंटू RE की वैल्यू 1.1 डिवाइडेड बाई RTH 3.73, है ना, ये आपका RTH है, प्लस 1.1। इसको सॉल्व करेंगे तो 4.117। सी एस की वैल्यू करीब करीब ये 10 के काफी नीचे है। इससे क्या पता चल रहा है, और 1 के काफी क्लोज ये वैल्यू है, इसलिए वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग मोस्ट स्टेबल बायसिंग सर्किट होता है। तो अगर हम बायसिंग सर्किट्स में कंपैरिजन करें तो क्यू पॉइंट, देखो चारों बायसिंग सर्किट में अगर क्यू पॉइंट की बात करें तो फिक्स्ड बायस सर्किट में ये कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन के आसपास क्यू पॉइंट मिलता है, और आपको पता है कि सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन के आसपास जो हमारा क्यू पॉइंट मिल रहा है दैट इज नॉट गुड, है ना। इमीटर में भी कुछ ऐसे होगा
फीडबैक बायस सर्किट में थोड़ा सा ये एक्टिव रीजन की तरफ जाने का प्रयास करता है। डिवाइडर वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट में आप एक्टिव रीजन के मिड में इसको वर्क करा सकते हैं। स्टेबिलिटी फैक्टर की अगर हम बात करें तो एस की वैल्यू 1 प्लस बीटा फिक्स्ड बायस सर्किट में, इमीटर बायस सर्किट में एस इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा अपन 1 प्लस बीटा आर ई अपन आर बी प्लस आर टी। आर बी की वैल्यू काफ़ी बड़ी होती है इसलिए थोड़ा सा इसका स्टेबिलिटी फैक्टर कम होता है, जबकि स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू है ना थोड़ी सी स्मॉलर है, जबकि फिक्स्ड बायस में सबसे बड़ी वैल्यू है लार्जेस्ट। ऐसे फीडबैक में भी स्लाइटली स्मॉलर होगा, लेकिन वोल्टेज डिवाइडर बायस में ये स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा, सबसे कम आएगा, जैसा कि पिछले एग्जांपल में हमने 4.1 समथिंग देखा था। और चूंकि एस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है इसलिए स्टेबिलिटी इसमें काफ़ी कम होगी फिक्स्ड बायस सर्किट में। इमीटर बायस में थोड़ा सा बढ़ेगा, स्टेबिलिटी मॉडरेट हो जाएगा, फीडबैक बायस में भी मॉडरेट हो जाएगा, बट वोल्टेज डिवाइडर बायस में ये मोस्ट स्टेबल सर्किट होगा। अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो ये आपके एम्पलीफिकेशन और स्विचिंग में यूज होंगे फिक्स्ड बायस इमीटर बायस, जबकि फीडबैक और वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग, स्पेशली वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग, ये ना हमारा एम्पलीफिकेशन स्विचिंग, इसके अलावा अलग अलग सेंसिंग एप्लीकेशंस में भी ये यूज होता है। इतनी बात यहाँ पर रखनी थी। तो एग्जाम में अगर कभी पूछा जाता है कि कंपेयर बायसिंग टेक्निक्स एंड टेल अबाउट द मोस्ट यूजफुल बायसिंग सर्किट, तो क्या लिखेंगे, ये पहले टेबल बना देंगे, पूरा जो टेबल आपके सामने ये वाला बना देंगे, और फिर लास्ट में आंसर में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द मोस्ट स्टेबिलिटी एंड लार्ज एप्लीकेशन एरिया, सबसे ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से और एप्लीकेशन एरिया ज़्यादा होने की वजह से वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट इज द मोस्ट यूजफुल बायस सर्किट। जो वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट होता है वो सबसे ज़्यादा यूजफुल बायस सर्किट होता है। ठीक है, तो बायसिंग सर्किट में आज इतना ही था। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अगले वीडियो का इंतजार करें, जल्दी ही अगला वीडियो हम आपके सामने रखेंगे। ठीक है, और स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, इसी आशा के साथ हम लोग ये अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। चलिए सभी को, आप सबको नमस्कार। नमस्कार।